प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में कक्षा 10 विषय गणित का बोर्ड का पेपर जो 2025 में हो चुका है उसी को हल कराएंगे। जैसा कि हमने पिछले सेशन में बताया था कि हमारी एक सीरीज है, उसमें 7 सेट हल कराएंगे। तो आज उसी क्रम में आज दूसरा सेट हल कराने जा रहे हैं। बस आपको करना वही एक काम है जो फ्री वाला है। फ्री तो वैसे सब कुछ है, लेकिन ये काम ये जरूरी थोड़ा सा कर लीजिएगा, इससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और जल्दी से जल्दी तुरंत आपको दूसरा पेपर भी मिल जाएगा। तो बस आपको ज़्यादा लोगों को जोड़ते हुए मतलब शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा लोगों को आपस में जोड़ लीजिएगा और आ जाइएगा हमारे साथ। और ये 2025 गणित का पेपर है, 822 कोड नंबर BY है, इसको हल करेंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस पेपर में कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन में टिक लगे हुए हैं, तो उनको देख करके आपको आंसर नहीं देना है। वो सही है कि गलत है उससे हमारा मतलब नहीं है, हमारे हिसाब से क्या सही है उसको हम टिक मार्क करेंगे, यानी कि उसका आंसर सही बताएंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से क्वेश्चन का आंसर देंगे। बस ये है कि इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन हमसे ज्यादा गलत ना हो। ठीक है, और इस पेपर के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी भैया अभी किस लेवल तक की है, कहाँ पर हमको और जो है जुड़ने की जरूरत है, जुटने की जरूरत है। ठीक है, अभी देखिए समय है आपके पास, तो यदि विधिवत आप अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बस एक काम और करना है, हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, किसी बहुपद f(x) के लिए y इक्वल f(x) का ग्राफ ये दिखाया गया है। ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी बताना है। आपको इसमें शून्यांकों की संख्या देनी है। ऑप्शन दिया हुआ है A 1, ऑप्शन B है 3, ऑप्शन C है 2 और ऑप्शन D है 4। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन A B C D में से? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो बस इसमें यह देखना है कि x अक्ष को ये ग्राफ कितनी जगह काट रहा है, कितनी जगह काट रहा है, बस वही हमारा हो जाएगा आंसर। अब जरा आंसर देखिए भाई, सबको पता चल गया कितनी जगह काट रहा है। आंसर दीजिए तुरंत, कितनी जगह काट रहा है? तो कहा एक ये कट रहा, एक ये कट रहा, एक ये कट रहा, नहीं हमने क्या बता एक्स अक्ष को काट रहा, तो 1 2 और 3। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा B 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में लिखा 156 के अभाज्य गुणनखंड कौन होंगे, ये आपको दिखाना है। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड, तो ऐसा कर लीजिए, इनको आप जो है चाहे गुणा कर लीजिएगा, गुणा करने पर जिसका मान 156 आ जाए वही हो जाएगा। तो शुरुआत चलिए पहले से कर लेते हैं। 2 और 2 का गुणा तो 4 हो गया, और 4 और 3 का गुणा कितना होगा 12 हो गया, और ये हो गया 13। तो ये 12 और 13 का जना मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 6 इधर हो गया, और ये हो गया 15। तो पहला ही आंसर सही हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको मल्टीप्लाई कर लेना था, गुणा कर लेना था, जो आंसर टैली कर जाए वही आंसर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर A 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ये दिया हुआ है संख्याओं 175 और 91 का HCF कितना होगा वो आपको निकालना है। तो 175 और 91 का HCF निकालना है, तो कितना होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो इन्हीं ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन से चेक करने से फायदा ये रहेगा कि ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ेगा। तो देखिए पहली बात तो ये हम यहां से शुरू कर देंगे, ये 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 175 तो कट रहा है, लेकिन 91 5 से नहीं कटेगा, नहीं होगा। जरा देखिएगा ये 9 भी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 9 91 को नहीं डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला भी हट गया। 25 को देखिएगा तो 25 175 को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन 91 को डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये वाला भी गलत हो गया। तो फिर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा 7। ठीक, तो इस तरह से इसमें आप जो है
कैलकुलेशन ना करिए तब भी कर सकते हैं। वैसे यदि आपको कैलकुलेशन करना है तो एचसीएफ निकालने का तरीका आपको मालूम है, वैसे लगाइएगा या गुणनखंड कर लीजिएगा दोनों के अलग अलग, और जो दोनों में गुणनखंड मिल जाए, ठीक है, वही हो जाएगा एचसीएफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय है। अब परिमेय संख्या है ये बताना है आपको। तो देखिए आपको पता है कोई भी संख्या है उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल रहा है तो संख्या होती है वो अपरिमेय। ठीक, तो जरा देखो ये संख्या √5 और √3 यानी कि √3 अपान √5 ये दोनों अपरिमेय संख्या है, दोनों अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये अपरिमेय हो गई। ये देखिएगा 2 और 7 अंडर रूट में है, ये भी अपरिमेय हो गई। यहां पर √12 की बात करें तो 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, तो 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल तो 2 निकल जाएगा, लेकिन यहां पर अंडर रूट फिर मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब नंबर जो हैं ए और बी और सी जो तीनों ऑप्शन है ये हैं तीनों अपरिमेय संख्याएं। तो बची कौन, बची संख्या आपके पास सी। अब सी अपरिमेय संख्या है, लेकिन अब ये कैसे है वो भी तो बात कर लें, क्योंकि हमने अभी बताया कि ये जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा हो वो संख्या अपरिमेय होती है। तो ये परिमेय कैसे हो गई, तो देखिए यहां पर क्या है, ये √5 प्लस √7 है और √5 माइनस √7 है, यानी कि आपको एक ब्रैकेट में जोड़ के लिखा गया है और एक ब्रैकेट में घटा के लिखा गया, तो वर्गों का अंतर लगा दीजिएगा। ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो ये 25 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा, और ये आपका माइनस का 24 होगा, और इस तरह से यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं 2x + y = 5 है और 3x + 2y = 8 है का युग्म का हल होगा। हल निकालना है ये आपको, ये दिखाना है। तो युग्म का हल होगा, कौन युग्म का हल होगा, दोनों को जो कॉमन हो वो दिखाना है। तो इसका अनुपात बराबर कर लेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2, अनुपात बराबर आएगा नहीं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एपी का मतलब हो गया समांतर श्रेणी, ठीक है। अब समांतर श्रेणी दे रखी है, पहला है मान 6, फिर है 10, फिर 14 और फिर डॉट डॉट करके लिख दिया है 25वां पद कौन सा है। तो 25वां नंबर पद निकालना है। तो यहां पर देखिएगा समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसको ए से लिखते हैं, तो आप ए बताएंगे कितना लिखा है, ए का मान 6 हो जाएगा, ये हो गया। अब निकालेंगे डी, और डी कैसे निकलेगा, आपको दूसरे पद से पहला वाला पद घटा देना है। दूसरा वाला पद कौन है, 10 है, और पहला वाला कौन है, 6 है, तो 10 में से 6 घटेगा 4 हो जाएगा। या अगला देख लीजिएगा 14 में से 10 घटाएंगे तभी तो 4 आएगा, तो मैं यहां पर डी लिख लेता हूं 4। n का मतलब है 25, 25वां पद निकालना है, तो n = 25। फार्मूला पता है कौन सा, Tn = a + n - 1 × d। a की जगह पर क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे, n की जगह पर 25 लिखेंगे, माइनस का 1 लिख देंगे, और गुणे d का मान ये लिख देंगे कितना, 4। तो ये 6 हो जाएगा, और ये कितना आएगा, 25 में से 1 घटेगा 24 होगा, 24 का 4 से गुणा करेंगे तो ये 96 आ जाएगा, और 96 और 6 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, 102 होगा। तो आपका जो आंसर निकल जाएगा 102, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब मान लो कि हमको ये पद निकालना था 25वां, तो हम कैलकुलेशन थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए परीक्षा में आपके लिए एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 25वां पद निकालना था तो क्या करिए, 25 आप ना लिखकर 1 घटा दीजिए अपने मन में, क्या बोले हैं, 25वां पद निकालना था, आप 1 - 1 में करिए, 24 हो गया, 24 का गुणा कर दीजिए आप किससे, सार्वंतर से, 4 से, तो चलिए लिख लीजिए 4, तो कितना आ गया, 96 हो गया, ठीक। अब 96 हो गया, पहला पद इसमें ऐड कर दीजिए, पहला पद कौन है, 6 है, 6 आप ऐड करिएगा और 102 तो आ गया।
तो इस तरह से हम ऐसे भी लगा सकते थे। तो क्या बताया मैंने, कहीं भी आपको समांतर श्रेणी में nवां पद निकालना हो तो जितने nवां पद निकालना हो उसमें से क्या कर, एक पद माइनस कर दीजिएगा और उसका d से गुणा कर लीजिएगा, जितना आ जाए उसमें a आप जोड़ दीजिएगा, यानी प्रथम पद, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एक द्विघात समीकरण 2x यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0 का एक मूल दिया हुआ है -2, तो p का मान बताओ। तो देखिए यहां पर क्या करिएगा, एक मान दिया हुआ है तो दूसरा निकालिए। तो अब क्या देखिए यहां पर करना है, आपको x की जगह पे -2 लिख देना है, तो -2 का स्क्वायर कर लीजिएगा प्लस 2x लिख लीजिएगा 2, और x की जगह पे कितना लिखेंगे, -2 हो जाएगा, और माइनस p इज इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर आएगा कितना, 4 होगा, तो 4 लिख लीजिएगा, और ये हो जाएगा -4 माइनस p इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो गया। तो -p इज इक्वल टू 0 या p इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए 0। अब मान लीजिए कि इसको हम ऐसे ना लगाना चाहें तो दूसरा तरीका भी क्या है, आप क्या करिएगा, इन चार ऑप्शन में से बारी बारी से मान डाल दीजिएगा यहां पर x की जगह पे, और ये दो 0 के बराबर, ये 2 है, अच्छा ठीक है, ये निकल गया ना 0, तो p का मान ऑप्शन नंबर ये हो गया, निकल गया 0 मान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा अगला नंबर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, दो बिंदु दिए हुए हैं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी कितनी है। तो देखो यहां पर आप लिखते हैं x1 y1 x2 और y2, ये लिखते हैं। d का फॉर्मूला क्या बनता है, d इज इक्वल टू होता है √x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। d की जगह पर d लिख दीजिएगा, अंडर रूट का निशान लगा दीजिएगा, x1 की जगह पर 2 लिखिएगा और x2 की जगह पे 4 लिखिएगा, तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर बन गया, प्लस ये लिखिएगा 3, और y2 का मान कितना आएगा, माइनस का 1 लिखे, स्क्वायर कर दीजिएगा, तो t हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 2 में से 4 घटेगा तो -2 बचेगा, वर्ग हो जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो प्लस का लिखेगा, और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो यहाँ भी 4 हो गया। अब 4 4 8 हो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 गुणा 2, वर्गमूल निकाल लीजिएगा 2√2, ठीक है, 2√2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर सही हो जाएगा वो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 2√2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ जिसका कोण θ है। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो सकता है, क्योंकि फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, त्रिज्य खंड का पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा अपान 360, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। अब आपके दिमाग में बचा हो कि 360, तो बिना सोचे समझे यहां पर आपको देखो ये लगाएंगे तो 360 जैसे दिखेगा, तो संभावना 1% है कि आप जैसे, क्योंकि फार्मूला रटा रटाया है, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360, तो 360 जैसे देखा तुरंत निशान लगा दिया, यानी कि इसको आपने फिल कर लिया, तो गलत हो सकता है। तो अब यहां जरा देखिएगा, क्षेत्रफल है तो पहली बात ध्यान रखना है त्रिज्या का स्क्वायर जरूर होगा, तो यहां पर त्रिज्या का स्क्वायर है ही नहीं, तो ये तो एक लाइन में गलत हो गया। दूसरा यहां पर देखिएगा पाई आर स्क्वायर इधर लिखा है, ठीक है, गुणा थीटा, लेकिन 360 यहां लिखा हुआ, 180 लिखा हुआ, तो ये भी गलत हो गया। ठीक, अब बचा कौन, पाई आर स्क्वायर गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा अपान 720, यानी यही तो लिखा हुआ है, 2 से भाग कर दीजिए। तो इस तरह से यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा,
थीटा इंटू 2πr² अपान 720, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है। तो देखो यहां पर ये ऐसे वृत्त बना लीजिए, ये केंद्र हो गया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये केंद्र हो गया, इससे हो गई 5 सेंटीमीटर की दूरी ये वाली, यहां से ओ लिख लीजिएगा। ये दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। यहां पर कोई बिंदु है, ऐसे खींची गई स्पर्श रेखा, तो इसको नाम दे दीजिए यहां पर P, यहां पर A, यहां पर O, ऐसे इसको आप मिला दीजिएगा। तो यहां पर आपसे पूछा गया बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब PA का या AP का मान आपको है निकालना। अब ये 5 तो दिया हुआ था, त्रिज्या भी तो दे रखी ना, कितनी 3 सेंटीमीटर, तो आप 3 यहां लिख दीजिएगा। अब जरा बता बेटा, ये वाला जो A कोण है कितने अंश का होगा, 90 अंश हो जाएगा। अब 90 अंश का कोण जब है तो 90 अंश के सामने गुजरा क्या हो गई, कर्ण, वो भी 5 हो गई, तो ये 5 लिख लीजिए भाई यहाँ पे। अब ये जो OA रेखा है यहां पर, इसको क्या करिएगा, OA रेखा जो यहां बताई, इसको हम 3 सेंटीमीटर कह रहे हैं, तो इसको चाहे आप लंब मान लीजिएगा चाहे आधार मान लीजिएगा, क्योंकि यहां पर कोण के विषय में कोई तो कहा नहीं गया है। तो यहां पर आप क्या करें, ये कर्ण मालूम हो गया और ये लंब मालूम हो गया 3। अब आधार निकालना है, तो आधार निकालना तो ये बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि 3, 4 और 5 ये समझ लो जोड़े में होते हैं, मतलब ये इसी यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ये इसी क्रम में भुजाएं होती 3, 4 और 5, तो आप ऐसे 4 लिख सकते हैं। और नहीं तो क्या करिए, यहां पर 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा और 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा और प्लस यहां पर 1 का स्क्वायर करिएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इधर पक्षांतर करिएगा, ये 25 - 9 हो जाएगा। 25 में से 9 घटेगा तो 16 हो जाएगा, 16 9 25 होता है, वर्गमूल निकालेंगे 4 आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चित्र दिए हुए हैं और आपसे कहा जा रहा है कोण P का मान बताओ। इस कोण P, ये देखिए यहां पर ये कोण P दिख रहा, इसका मान बताना है। तो देखो त्रिभुज के 2 कोण दिए हुए हैं, तो तीसरा तो अपने आप ही निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए कितना आएगा। 60 और 80 कितना मिलके हो गया 140। 140 को 180 में से घटाएंगे, ये हो गया 140। ध्यान दीजिए बेटा, ये दोनों का जोड़ हुआ है, यानी हम ऐसे लिखते चाहे 60 + 80, ये हो गया 140। तो यदि हम कोण C की बात करें तो 180 - 140 ये हो गया 40 अंश। तो यहां तक 40 तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको C कोण नहीं बताना है, हमको तो कोण बताना है कौन सा, P। यहां पर ये लिखा हुआ देखिए P कोण बताना है। अब इसको कैसे बताएंगे जरा देखिएगा। अब देखिए ये 3√2 लिखा हुआ है और 6√3 लिखा हुआ है, 3√3 और 6√3, इसका रेशियो देखेंगे तो ये हो जाएगा इसका दुगना, और इसका रेशियो देखेगा 6 दूनी 12। ठीक, तो कहने का मतलब ये था कि इनका रेशियो आपस में समान है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं AC भुजा और PR भुजा, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं AC और PR, इनका अनुपात आएगा BC/PQ, ये रेशियो बराबर हो गया। जब अनुपात इनका बराबर हो गया तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो बराबर आएगा। तो इनके बीच में कोण कितना बनना है 40 अंश, तो यहां भी कोण कितना बन जाएगा 40 अंश। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना निकल गया 40 अंश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखें कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा 12। निम्न बारंबारता बंटन का मध्य का वर्ग निकालना है कितना है। तो मध्य का वर्ग
कैसे निकालेंगे? मध्यिका निकालने के लिए आपको संचयी बारंबारता निकालनी होती है। तो यहां पर देखिए हम संचयी बारंबारता CF लिख लेते हैं, और ये 7 हो जाएगा, और 12 7 19 हो जाएगा, 19 18 ये हो जाएगा 37 लिख लीजिएगा, और 37 15 हो जाएगा आपका 52 हो गया, 52 और 10 कितने हुए? 62 हो गया, और 62 3 कितना हो गया? 65 हो गया। ठीक है, संचयी बारंबारता का कॉलम बना लिया, इसी पे 7 है, 12 7 19 हो गया, 19 और 18 37 हो गया, और 37 और 15 मिलके 52 हो गया, 52 10 62 होता है, और 62 3 65 हो गया। तो ये 65 आपको पता चल गया 65। तो ये n का मान निकल गया 65, इसका बटे 2 कर दीजिएगा n/2। तो 65 का आधा करेंगे तो हो जाएगा, ये होगा 2 3 6 और 2.5 यानी 32.5 निकल गया। यानी n/2 का जो मान है वो कितना हो गया? 32.5, 32.5 हो गया। अब 32.5 ये देखना है किस संचयी बारंबारता में पड़ रहा है। तो संचयी बारंबारता किस में पड़ रहा है? ये 37 में पड़ रहा है। किस में पड़ गया? 37 में। अब जब 37 में पड़ गया तो इसके सामने का वर्ग अंतराल देख लीजिए कौन है। तो वर्ग अंतराल कौन सा है? 20 से 30 हो गया। यही तो आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, 20 से 30। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालनी है, और संचयी बारंबारता में आप ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। लास्ट वाला जो संचयी बारंबारता निकलेगी ये सभी का जोड़ होगा, उसको यहां पर बटे 2 करेंगे। बटे 2 करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो देखेंगे किस संचयी बारंबारता में पड़ रहा है। तो आपने बहुत आसानी से बता दिया कि भाई 19 में तो पढ़ नहीं ना, 19 तो कम हो गया, और 52 में तो बहुत ही ज्यादा हो गया, लेकिन उसके पहले 37 है तो 37 में पड़ गया, और जब 37 में पड़ गया तो उसके सामने का वर्ग अंतराल ही तो बताना था। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन हो गया 20 से 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, और थीटा का मान जो बड़ा है 0 से या बराबर है और 90 से कम है, तो आपको मान बताना है कितना है। तो जरा ये बताओ, साइन थीटा ये लिखा हुआ है इक्वल कॉस थीटा, आपको टेबल में मान ये बताना है, साइन की टेबल में ऐसा मान बताइए जो दोनों मान सेम आ रहे हों लेकिन 90 और 0 के बीच में हो। तो आप आराम से जरा कमेंट करके बताइए कितना आएगा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऐसा बस मान देख लीजिएगा टेबल में, जो कास और साइन का मान सेम आता हो और लेकिन ये हो 0 और 90 के बीच में, तो आपका आंसर मिल जाएगा कितना? 45। क्योंकि साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कास 45 का मान भी 1/√2 होता है, और ये है 45 0 और 90 के बीच में। ये तो हो गया। अब मान लो नहीं समझ में आ रहा हूं तो हम इसको आगे कैसे ले जाएंगे? यहां पर लिख लिया साइन थीटा और ये लिख दिया है साइन 90 माइनस थीटा। अब इसको आप खोलिएगा, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, केवल बस ऐसे लिख दिया है। अब दोनों तरफ से साइन हटा दीजिएगा तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, पक्षांतर करिएगा तो 2 थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 90, भाग कर लीजिएगा 45 यानी 45। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, ये तो भाई फ्री का एकदम है, कुछ नहीं करना है कि काश 0 अंश का मान कितना है। तो टेबल में आपने पढ़ा है, पता आराम से कितना लिख देंगे। काश 0 का मान कितना होता है? काश 0 का मान होता है 1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 15, tan 2a इक्वल 1 है तो 2
और ये कहा 2a जो न्यून कोण है, तो a का मान बताइए। तो यहां लिख सकते हैं tan 2a इज इक्वल टू 1। तो tan 2a इज इक्वल टू tan 45। क्यों? क्योंकि tan 45 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। दोनों तरफ से हटा दीजिएगा tan 2a इज इक्वल टू 45, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 45/2, यानी कि कितना 22.5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, यानी कि 22 सही, 1/2 अंश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? 16, यानी 16 नंबर क्वेश्चन में ये बताया है सेक ए प्लस tan a एक ब्रैकेट में है, दूसरे में है 1 माइनस साइन ए का मान कितना है। तो देखो सेक ए को लिखते हैं 1/cos a, लिख लीजिएगा। और यहां पर क्या लिखेंगे? प्लस tan को लिखते हैं साइन ए अपान कॉस ए। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। ऊपर मैंने 1 माइनस साइन ए तो लिख लिया है, यहां भी लिख लीजिएगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है इसको आप जोड़ लीजिएगा। तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये नीचे का तो cos लिखा जाएगा क्योंकि हर समान थे, ऊपर हम 1 प्लस साइन थीटा लिख देते, साइन ए लिख देते हैं। और पहले से देखिए मौजूद है 1 माइनस साइन थीटा ए। ठीक है, अब ऊपर देखिएगा अंश में, हर में देखना ही नहीं है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। और नीचे कितना बना? ये तो कॉस ए लिखा ही है। 1 माइनस 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर बोले या 1 माइनस साइन स्क्वायर बोले, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए। अब क्या करें? स्क्वायर से कॉस हटा दें और ये आपका आंसर कितना आ गया? ए। तो हमारा राइट आंसर है कितना? ऑप्शन नंबर डी, कॉस ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है किसी बारंबारता बंटन का माध्य यानी कि समांतर माध्य, जिसको आप एक्स बोलते हैं, मध्यिका को एम बोलते हैं, एम कह दिया, और बहुलक को जेड कहते हैं। ये मान आपको दिए हुए हैं, तो बहुलक का मान बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर हालत में इसको आपको तैयार करना है। ये मान लीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा। अब इसका एक स्पेशली फार्मूला है, उस फार्मूले को याद रखिएगा तभी ये लग पाएगा। फार्मूला क्या है? हम यहां पर लिख लेते हैं जेड और एम और एक्स लिख लेते हैं, माइनस निशान लगा देते हैं, यहां पर 32 लिख देते हैं। जेड एम एक्स और जेड के बाद बराबर लगाएंगे जैसा आप याद कर पाए, और -2x लिखेंगे। जेड का मान हमको बताना है, 3 लिखेंगे। m का मान कितना है? मध्यिका, मध्यिका है 26.1, ये लिख लीजिएगा। -2x का मान कितना है? नहीं नहीं, यहां पर गड़बड़ हो रहा है, देखो भैया, ये लिखिएगा जेड एम एक्स, यहां पर 3 और 2 लिखेंगे। जेड का मान पता करना है, 3 लिखेगा। मध्यिका देखिए, ये माध्य पहले लिखा, मध्यिका बाद को है, यानी कि ये 25.8 है, -2 गुणा 26.1 है, 26.1 हो गया। अब गुणा कर लीजिए जरा, 3 × 8 24 के 4 हासिल मिल गया 2, 3 × 25 15 और 2 17 हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8 हो गया। पॉइंट लगाएंगे यहां पर, और ये आ जाएगा -52.2 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको घटा दीजिए, कितना आएगा? तो घटाएंगे, देखिए 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे। 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, और 8 में से 5 जाएगा 3 होगा। कुछ गड़बड़ है,
3 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं, जरा फिर से देख लीजिए भैया, कोई गलती हुई क्या? 3 नौटी 24 के 4, हासिल मिला 2, और 3 पच्चे 15, 2 17, 3 दूनी 6 7, यहाँ पर गलती हुई, देखिए यहाँ से गुणा किया था तो 3 और 24 के 4 हो गया, 2 हासिल चला गया, 3 पच्चे 15 और 2 17 हो गया, 1 हासिल आया, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, 77 हुआ। ठीक है, 25 3 75, 3 और 24, ठीक है। अब घटा दीजिए यहाँ पे, तो ये आपका कितना 2 आएगा, तो आंसर मिल गया कितना 25.2। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। ये देखिए एकदम, हाँ इसको देख के जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो अभी मैंने सवाल को बताया है इसको ध्यान रखिएगा, फार्मूला ये विशेष रूप से याद रखना है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्या करना है, बस इसमें आपको देखना यह है कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। तो आपने तुरंत देख के बता दिया कि सबसे ज्यादा बारंबारता तो 12 है। 12 के सामने का वर्ग अंतराल देख लीजिए कौन सा है, 10 से 15। तो यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 से 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल है 30 मीटर स्क्वायर, उसकी लंबाई इसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक है, तो द्विघात समीकरण निकालने का, जो समीकरण निकालिए द्विघात समीकरण का। तो चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक है, तो आप क्या करिएगा, यहां पर चौड़ाई को b को लिख दीजिएगा x, और लंबाई की बात करें तो लंबाई हो जाएगी x + 1। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है, 30 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई को x मान लिया, लंबाई x + 1 हो गया। अब क्षेत्रफल कितना है, 30 है, तो आप लिख देते हैं L × B = 30। L ये हो जाएगा x + 1, x + 1 ये लिख लिया, इक्वल का और इंटू x कर लिया है, और ये हो गया इक्वल 30। मल्टीप्लाई करिएगा, x² + x और -30 लिख दीजिएगा = 0। ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा, x² + x -30 = 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो इस पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो पासे में नंबर कितने होते हैं, 6 होता है। सम संख्या कौन सी हो गई, 2 4 और 6, तो 3 तो सम हो गए। तो अनुकूल घटना कौन हो गई, अनुकूल घटना हो गई 3, और कुल घटनाएं कितनी हो सकती हैं, 6, क्योंकि 6 अंक हैं, 6 में से कोई आ सकता है। तो 3 हो गए तुम्हारे मतलब के, और हो गए 6 हो गए कुल, भाग कर दीजिएगा 1/2। ये हमारा आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/2। तो पहला पार्ट खत्म हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा हूं, सिद्ध कीजिए √7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको इसको अपरिमेय संख्या दिखा दीजिएगा, ठीक है। उस चाप की लंबाई बताइए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण बना रहा है। तो चाप की लंबाई का फार्मूला लिखेंगे 2πr/360 और इंटू थीटा। क्या फार्मूला बनेगा, 2πr इंटू θ/360। बस मान डालना है और आंसर निकालना है। अगला नंबर देखिए क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक की याद कीजिए जो 3,4 -2,1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहां पर क्या लिखेगा, x1 लिखना है, y1 लिखना है, x2 लिखना है, y2 लिखना है। इसको आप m1 और इसको m2 लिख देना है, ठीक है। किसी को भी x1, किसी को y1, किसी को x2, किसी को y2, मतलब किसी का मतलब हमारा चाहे इसको x1 y1 x2 y2 माने, x1 y1 माने, और चाहे इसको माने, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर x1 y1 x2 y2 और m1 और m2 लिख लिया है।
फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। ये हमारा फॉर्मूला बनता है x निकालने का। इसी तरह से y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। अब इन दोनों में आपको बारी बारी से x1 x2 m1 m2 का मान डालेंगे और y1 y2 और m1 m2 का मान डालेंगे, x y का मान निकल जाएगा। वही आपको यहां निकालना था। अब आगे क्या करना, x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं के बीच की दूरी 5 मात्रक है। x का मान निकालना है जिसके लिए बिंदु x, 2 और 6, 5 के बीच की दूरी 5 है। तो यहां पर क्या करिएगा, यहां आपको x1 y1 लिखना है, x1 y1 होगा, x2 y2 होगा और ये d का मान दिया हुआ है। फार्मूला आपको यहां पर लिख लीजिएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सब इसमें मान डालिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा तो रूट हट जाएगा। मान डाल देना है, d x1 y1 x2 y2 सब मान पड़ जाएंगे। हल करिएगा, x का मान आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसमें दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए और इक्वल सेक स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। तो क्या करना है, देखिए आपको यहां पर 1 प्लस लिखना है और सेक को लिखना है 1 अपान कॉस ए, और यहां पर सेक को फिर लिख देना है 1 अपान सेक थीटा लिख दीजिएगा, ये 1 अपान कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस 1 होगा अपान कॉस थीटा, और फिर आएगा वहां पर 1 अपान कॉस थीटा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, और ये कॉस कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहां पर लिख देंगे कितना, कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखिए जो राइट साइड में सिद्ध करना है वो 1 माइनस कॉस थीटा लाना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा। जब गुणा करेंगे तो ये वाला जो हो जाएगा वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, जिसको हम बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और आगे हल कर लीजिएगा, ये वाला कास और कास यहां पर हटा दीजिएगा और सीधा आपका यहां आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्या है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य निकालिए। तो समांतर माध्य निकालना है। यहां पर क्या करिएगा, अगला कॉलम एक बना लीजिएगा मध्यमान। मध्यमान कहां से लाएंगे, यहां पर 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, आधा करेंगे 3 होगा, 3। अब इसमें 6 का अंतर है तो आप 6 इसमें जोड़ते चले जाइएगा, ये हो जाएगा 9, 15 और 6, ये 24 हो जाएगा। नहीं नहीं, एक मिनट, यहां 6 जोड़ दिया तो 9 हो गया, 9 और 6 15 आएगा, यहां पर 15, और ये 6 जोड़ेंगे तो 21। जरा देखेंगे मिनट, तो गलत हो गया क्या। देखो ये तो हमारा पहली बात तो 6 यहां पर निकल गया 3, और 12 6 18, ये हो गया 9, ये हो गया कितना 15। ठीक है, और 8 4 12 का 2 हो गया, और 1 3 2 और 1 3 1 4, तो 21 हो गया। ठीक है, 21 हो गया, और 21 से 27 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या निकल गया, मध्यमान निकल गया। अब मध्यमान निकल गया तो अगला कॉलम यहां पर बना लेंगे, कौन सा, f इंटू एक्स, मतलब बारंबारता f यहां पर हो गया, इसका और इसका गुणा यहां लिख जाएंगे इस कॉलम में नीचे, और सबको लेंगे यहां पर जोड़, और जोड़ने पर जो मिल जाए ये सब जोड़ लीजिएगा। और फिर ये समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, इसको जोड़ लेंगे और वही हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। आप इसको लगाइए। अगला देखिए, ये सिद्ध करने वाला है सवाल, इसको भी नोट कर लीजिएगा। दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो पहला धन पूर्णांक x मान लीजिएगा, और क्रमागत की बात करिए तो अगला हो जाएगा x+1 हो जाएगा। समीकरण देख लीजिएगा, आगे हल कर लीजिएगा। ये पहला x हो गया और दूसरा x+1 हो जाएगा। अब दोनों के वर्गों का योग है तो वर्ग कर दीजिए इसका, और योग करिएगा 365। इस समीकरण को हल कर लीजिएगा और आंसर आपका निकल जाएगा। मूल वास्तविक और बराबर है तो m का मान बताइए। तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो b² - 4ac = 0 होता है। तो ये हो गया a का मान 1 और b का मान ये हो गया, b है 2 टाइम्स m-1 और c का मान है m+5, और यहां लगा देंगे b² - 4ac = 0। हल करिएगा, आंसर निकालिएगा। फिर यहां पर देखिए अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो ये मध्यिका दे रखी है, इसको भी आप लगाइए। बारंबारता का सवाल आप लगा चुके हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एक थैली में 5 काली और 7 लाल 3 सफेद गेंदें हैं। एक गेंद निकाली गई है, प्रायिकता निकालना है। लाल, काली और काली नहीं है, इसकी प्रायिकता निकाल लेना। तो देखो कुल गेंदें कितनी हुई, ये हो गई 7 5 12 12 3 15, तो 15 तो टोटल हो गई, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालिए, लाल गेंद प्रायिकता निकालिए लाल गेंद होने की। तो 5/15 लिख लीजिएगा। 5/15 को 1/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 मिनट भैया, ये गलती हुई क्योंकि ये टोटल 7 5 12 3 15 15 तो टोटल हो गई, लेकिन यहां पर लाल गेंद कौन है, 7 है। गलती से 5 लिख गया था। ये लाल गेंद कौन थी, 7 थी, तो 7/15 आ जाएगी ये लाल होने की प्रायिकता। फिर दूसरी है काली, तो काली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, काली 5/15 ये हो जाएगा। तो 5/15 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1/3 यहां लिख लीजिएगा। अब कह रहे हैं कि काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो एक काम कर सकते हैं, काली गेंद होने की प्रायिकता निकाल लीजिएगा, उसमें से एक में से माइनस कर दीजिएगा। तो काली गेंद होने की प्रायिकता कितनी है, 1/3। तो नहीं होने की प्रायिकता कितना हो जाएगी, 1 - 1/3, ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसे कर लीजिएगा। या दूसरा तरीका क्या है, इसको हटा दीजिएगा। दूसरा तरीका क्या है कि दोनों गेंदों को आप जोड़ लीजिएगा, लाल और काली गेंद नहीं होने की, तो काली को हटा दीजिएगा। ये कितनी हो गई, 7 3, काली गेंद नहीं है, तो 7 5 12 हो गया, तो 12 ही हो गया टोटल, और 15 हो गई। ये भाग करेगा, निकल जाएगा, एक ही बात तो हुई है। चलिए आगे देखिए। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो इसके प्रथम पद n पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो प्रथम पद का योगफल निकालना है, प्रथम पद के n पदों का योगफल निकालना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रथम पद को a मान लीजिएगा, सार्वंतर को d मान लीजिएगा। प्रथम 7 पदों का योगफल, तो आपको Sn = बन जाएगा n/2 और 2a + n-1 × d, ये फार्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, और फिर 289 वाले 17 पदों का 289 योग में दिखा दीजिएगा। 2 समीकरण बनेंगे, इनको हल करके आप आंसर पता कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, कर्ण 13 सेंटीमीटर, अन्य दोनों भुजाएं बताइए। तो देखो ऊंचाई उसके आधार से, तो देखो यहां पर क्या है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार को आप मान लीजिए कितना, आधार को x मान लीजिएगा। तो जो ऊंचाई हो जाएगी वो आधार से कितनी कम है, 7 से कम है, तो ये हो जाएगी x - 7 हो जाएगी। फिर से समझिएगा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, तो ये है, आधार को आप x मान लीजिएगा, तो ऊंचाई क्या करिएगा, आधार से 7 कम दिखा दीजिएगा, ये हो जाएगा। कर्ण दिया हुआ है कितना, कर्ण दिया है 13, बस फार्मूला लगाइएगा कौन सा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी में मान डालिएगा
और आंसर आप पता कर लीजिएगा। अगला नंबर दिया हुआ है, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक हो जाती है जब उन्नयन कोण 60 अंश था। तो देखो ये कहा गया कि कोई ये है मीनार ऐसे, और ये उसकी छाया बन रही थी, 60 अंश का कोण बन रहा था, उन्नयन कोण, ये भी आपको पता है। यहां पर ए, यहां पर बी लिख दीजिएगा। ये हो गया सी। क्या कहा गया, समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया, तो देखो मीनार की छाया ऐसे बन रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। सूर्य का उन्नयन कोण जो 30 अंश है उस समय उसकी लंबाई 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है। ध्यान रखना है, जैसे जैसे उन्नयन कोण का मान बढ़ेगा छाया का मान घटेगा, उन्नयन कोण का मान घटेगा छाया का मान बढ़ेगा। तो इन्होंने कहा जब ये हो जाती है इसका उन्नयन कोण 30 अंश, ये हो गया 30 अंश, तो इसकी छाया हो गई कितने मीटर, 50 मीटर ज्यादा हो गई। तो ये 50 मीटर यहां तक मैं ज्यादा कर देता हूं, ये 50 मीटर, ये इसको हम यहां पर ये डी मान लिए हैं। ठीक है, मीनार की ऊंचाई बताइए, तो यहां से सी से बी तक की दूरी को x मानिएगा, इसको मान लीजिए y h मान लीजिएगा। ठीक है, तो पहले त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कितना बनेगा, tan 60, ये हो जाएगा लंब कितना h और आधार कितना x। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, h/x है, क्रॉस गुणा आप करते हैं तो ये हो जाएगा √3x। ये नंबर आपको समीकरण 1 मिल गया। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी डी में, बड़े वाले में, त्रिभुज ए बी डी में ये बनेगा tan 30, लंब कितना h और आधार कितना है 50 + x, 50 + x। ठीक है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 यहां लिख देते हैं और ये हो जाएगा h/50 + x। अब क्या करना है भैया, हमको मान h का निकालना है, तो यहां हम क्या लिखते हैं, x की जगह पर आप लिख सकते हैं h/√3, बस यही मान आपको यहां पर फिल कर देना है x की जगह पर। तो हमारी समीकरण क्या बन जाएगी, 1/√3 ये बन जाएगा, h की जगह पर है h लिख लीजिएगा और ये 50 लिखिएगा और x की जगह पर आप लिखेंगे h/√3, तो बस h/√3 ये लिख लीजिएगा। अब बस जोड़ करके क्रॉस गुणा करके h का मान निकाल लीजिएगा, आराम से लग जाएगा। त्रिकोणमिति का सवाल आप इसको आराम से लगाइएगा, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भी देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आ रहा, एक खिलौना शंकु के आकार, शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है, अर्धगोले के ऊपर शंकु बना हुआ है, त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन कितना है वो आपको निकालना है। तो फिगर हम बना देते हैं, आगे आपको करना है, ये रहेगा HW। देखो ये हो गया शंकु और ये बन गया अर्धगोला, इसकी कुल ऊंचाई है 15.5 यानी 15.5 सेंटीमीटर और साथ में इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5, तो हम इस दूरी को भी 3.5 कह सकते हैं, इसको भी 3.5 कह सकते हैं। तो R का मान निकल गया 3.5 सेंटीमीटर, ये तो है। अब हम शंकु की ऊंचाई कहें तो शंकु की ऊंचाई ये आ जाएगी, नाम आप लिखना चाहे A, B और C। तो शंकु की ऊंचाई यदि आप लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई देखो टोटल कितनी थी 15.5, इसमें से 3.5 माइनस कर देते हैं तो यहां से यहां तक की दूरी मालूम हो जाती है। तो आप ये कहेंगे 15.5 में से आप घटाएंगे 3.5, ये कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखो तुमको मालूम हो गया शंकु की त्रिज्या पहले से पता थी, ऊंचाई वो भी मालूम हो गई, तो हम इसका आयतन, तो शंकु का आयतन क्या बनेगा 1/3 पाई r² h और 2/3
पाई आर क्यूब, इसी में मान डालेंगे और आंसर आप निकाल लेंगे। ठीक है। दूसरा, इसमें संपूर्ण पृष्ठ की बात करी है, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा और अर्धगोले का निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ दोनों को आपस में जोड़ना होगा। तो यहां पर तिरछी ऊंचाई लानी पड़ेगी आपको, तो तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला बनेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ऊपर अंडर रूट ये। तो तिरछी ऊंचाई यहां से ले लेंगे, मान आपको ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है। जब तिरछी ऊंचाई निकल जाए तो क्या करना है आपको, फॉर्मूला लगा देना, कौन सा, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, आंसर आपका निकल जाएगा। अथवा क्या कह रहा हूं, कांच का एक गोलाकार बर्तन जिसकी गर्दन बेलन के आकार की है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर है, गोलाकार भाग का व्यास दिया हुआ है, इसमें कितना पानी आएगा वो निकालना है। यानी कि सुराही की बात करी इन्होंने। तो ये हो गया, बर्तन कोई इस तरह का बना लिया है, ये हो गया। ठीक। अब इन्होंने क्या कहा है, गर्दन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ये हो गई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो आप इसकी त्रिज्या को लिख लेते हैं, ये ऊंचाई को आप 8 लिखेंगे और त्रिज्या को लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब बेलनाकार भाग का व्यास दिया है, यानी ये वाला, नहीं सॉरी, गोलाकार भाग है, गोलाकार भाग का व्यास है 8.5, नहीं ये दिया हुआ है, तो इसको कैपिटल आर बोल दें। कैपिटल आर कितना बोल रहे, 8.5 और बटे 2 सेंटीमीटर कर देंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा गया इसका आयतन कितना होगा, तो क्या करेंगे, आयतन निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच होगा बेलन का आयतन और प्लस 4/3 पाई आर क्यूब होगा गोले का आयतन, मान डालेंगे, यहीं पर आंसर निकल जाएगा। तो ये आज का रहा पेपर। अब जनाब पिछले वाले से मिलाइएगा कि कौन से क्वेश्चंस इसमें रिपीट हुए हैं या ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको आप पुनः जरूर आप लोग हल करिएगा। तो ये सीरीज का पेपर था आज सेकंड, अब आएगा थर्ड पेपर नेक्स्ट डे। ठीक है, इसमें देखिए आपको एक बार जरूर पूरा पेपर अच्छे ढंग से देखना है कि किस किस टॉपिक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरा की मानना यह है कि इसमें सबसे ज्यादा पूछी गई है सांख्यिकी, इस पेपर में सबसे ज्यादा जो सांख्यिकी पूछी गई है, और सेकंड नंबर में इसमें जो है मेंसुरेशन के सवाल पूछे गए हैं, और थर्ड नंबर पर यहाँ पर जो है वो त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से इसको तैयारी करिएगा, पूरा पेपर हल कर लिएगा, और अपने कमेंट जरूर लिखिएगा कि इसमें क्या दिक्कत आई, क्या और सुधार करने की जरूरत है, आप कितना मेहनत करते हैं, ये सब लिखना है। ऐसा नहीं सब हमारी कमी दिखाइएगा, अपने भी उसमें दिखाइए कि हम कितनी मेहनत करते हैं। सब कुछ फ्री है, उसको आप जितना ज़्यादा आप ले पाएंगे उतना ही अच्छा है। बस लगे रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते भी रहिएगा, बताते भी रहिएगा कि ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस अकेला एक चैनल है जिसपे हम हर एक विषय का बहुत अच्छे ढंग से, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते भी हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,